हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है और उसके लिए आप पिछली वाली वीडियो आप देख सकते हो, पार्ट 2 पार्ट 3। ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करना है, आपको सबसे पहले एक चीज़ याद करनी है, रिएक्टिविटी सीरीज़। एक चीज़ याद करनी है, रिएक्टिविटी सीरीज़। ये इसमें कई सारे मेटल्स होंगे, उनको उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर में लगाना। ठीक है, तो इसमें होता है लिथियम, पोटेशियम और चलो एक ट्रिक के हिसाब से समझाते हैं। देखो ये क्या है, काशीनाथ, एक सेकेंड, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है छाप। ये है बेटा, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, ये क्या है, काशी, ये हो गया नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, और इस पूरे के लिए छाप। ठीक है, CHAAP। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जो सबसे ऊपर में ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी जो है ना डिक्रीज़ कर रही है ऊपर से, अगर नीचे आते हो तो पोटेशियम से देख लो, ये हाइड्रोजन है बीच में, हाइड्रोजन का हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं, लेकिन उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यही चीज़ हम करते हैं, जैसे कि ना यहाँ पे एक एक्टिविटी है बेटा, एक्टिविटी नंबर 1.9। ये वाली एक्टिविटी देख रहे हो आप अपनी बुक में, इसको देखिएगा, एक्टिविटी नंबर 1.9। तो एक्टिविटी चलो पहले बता देते हैं, फिर इसमें क्वेश्चंस लेंगे, मतलब एग्जाम्पल्स और भी। देखो एक्टिविटी नंबर 1.9, तो इसमें क्या कर रहे हैं, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, ये ना बेटा ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू, इसीलिए इसको ना ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। एक्चुअली में कॉपर सल्फेट ये होता है प्रॉपर। ठीक है, कॉपर सल्फेट .5H2O, इसको बोला जाता है ब्लू विट्रॉल। CuSO4.5H2O, इसको कहते हैं ब्लू विट्रॉल। अब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसमें ना आयरन नेल को इंसर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो दो मेटल दिख रहे होंगे आपको, एक तो आयरन दिख रहा है और एक कॉपर दिख रहा है। ये कॉपर का सॉल्ट है, दैट इज़ कॉपर सल्फेट, और ये फ्री आयन है, और ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है आपके बगल में। तो ये देखो आयरन जो है ना यहाँ पर है और जो कॉपर है वो यहाँ पर है। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो होगा क्या, इसको हम यहाँ लिखते हैं, हाँ, कॉपर सल्फेट में से कॉपर रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर आयरन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आयरन सल्फेट, FeSO4 प्लस कॉपर फ्री हो जाएगा। तो हुआ क्या, इस मेटल ने इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अ रिएक्शन, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ रिएक्शन इन विच अ हाई रिएक्टिव metal displaces a low reactive metal from its salts या फिर कंपाउंड। तो ये हमारा इसका डेफिनेशन होगी। क्लियर है। ऐसे ऐसे हम और भी फर्दर एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे बेटा मान लो कि रिएक्शन होता जिंक और कॉपर सल्फेट के साथ में, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो आप फिर से देखो, जिंक देखो यहाँ पर है और कॉपर नीचे है, तो जिंक मोर रिएक्टिव है, तो ये हो जाएगा हमारा जिंक सल्फेट। ठीक है, ये वाला मेटल यहाँ पर आ जाएगा, एक्वस प्लस कॉपर। चलो एक और ले लेते हैं, जैसे कि मान लो लेड है, लेड का रिएक्शन करवा रहे कॉपर क्लोराइड के साथ में,
तो अगेन देखो ये कॉपर है और ये लेड है, तो कॉपर और लेड, देखो लेड ऊपर है, लेड फिर से मोर रिएक्टिव है, तो क्या होगा, लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो हमारा हो जाएगा लेड क्लोराइड PbCl2, अब प्लस में कॉपर, कॉपर फ्री हो जाएगा हर बार। तो सिंपली ये होता है कि एक मोर रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, और ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब सेम काम ना इसके साथ भी हो सकता है। मान लो कि यहाँ पर कोई लेट से अगर यहाँ पर कॉपर हो और कोई दूसरा सॉल्ट हो, फॉर एग्जांपल में AgCl का सॉल्ट है, तो Ag देखो कॉपर से भी लेस रिएक्टिव है, तो सिंपली क्या होगा, ये होगा कि AgCl में से Ag को डिस्प्लेस कर देगा कौन, कॉपर, तो ये हो जाएगा कॉपर क्लोराइड प्लस में Ag, तो ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास दो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, उसके जो मेटल होते हैं वो एक्सचेंज रहते हैं। मेटल क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज, तो मतलब अ रिएक्शन, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स of atom are mutually exchanged, mutually क्या एक्सचेंज। देखो एग्जाम्पल लेता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है ये। देखो ध्यान से, सोडियम सल्फेट, हालांकि ये पहले भी ये रिएक्शन हो चुका है, पार्ट 1 में आप देख सकते हो इसको। सोडियम सल्फेट प्लस, सोडियम सल्फेट एक्वस है, बैरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड, जब ये रिएक्शन होगा ना तो यहाँ से बनेगा बैरियम सल्फेट BaSO4, और बेटा ये सॉलिड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है, या फिर ये प्रेसिपिटेट होता है, या फिर ये इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, और साथ में क्या बनेगा 2NaCl एक्वस। तो ये क्या है, ये है एक इनसॉल्युबल सॉलिड, और ये वाइट कलर का होता है, और इसको हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। तो याद हो तुम्हें, अगर पार्ट 1 वाली वीडियो देखी थी, तो अगर किसी रिएक्शन में अगर इनसॉल्युबल सॉलिड या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो above reaction is also a type of precipitation reaction। अगर आपसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछेगा ना, तो आप इसको कर सकते हो। आपको याद हो पार्ट 1 में एक रिएक्शन थी जिसमें क्या था हमारा, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन था ना। देखो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन था, तो इसमें भी तो यही हो रहा था। ये देख रहे हो यहाँ पे KNO3 बन जा रहा था एक तो, और दूसरा लेड आयोडाइड इसमें बन के आ रहा था, और ये हमारा प्रेसिपिटेट था, येलो कलर का ये प्रेसिपिटेट था। तो ये भी हमारा जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंडर ही आता है, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। क्यों, देखो लेड और पोटेशियम ने अपनी अपनी जगह को एक्सचेंज किया। क्लियर है। तो ये जो पीछे वाला जो ये वाली जो रिएक्शन थी, ये आपकी एक्टिविटी 1.10 भी था बेटा, यही एक्टिविटी 1.10 यही था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये भी रिएक्शन हमने देख ली। क्लियर है। तो ये दो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आपको याद रखने हैं। इसमें जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो येलो कलर का लेड आयोडाइड, और पीछे वाले में वाइट कलर का बैरियम सल्फेट हमारा प्रेसिपिटेशन बन रहा है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, 5वां ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मीनिंग पहले समझो। ऑक्सीडेशन आप कैसे पहचानोगे और रिडक्शन आप कैसे पहचानोगे, तो समझ लो अगर किसी रिएक्शन में या फिर किसी एलिमेंट में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर होगा तो वो ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और इसका उलट माने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो वो रिडक्शन होगा। तो अगर किसी रिएक्शन में दोनों ही रिएक्शन होए, माने ऑक्सीडेशन भी होए और रिडक्शन भी होए, तो ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, नोट करके चाहे तो लिख लो इसको। अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously are known as redox reaction। क्लियर है? हाँ जी बेटा। जैसे कि एग्जाम्पल पढ़ते हैं ज़रा। जैसे देखो कॉपर का रिएक्शन अगर करवाते हो आप ऑक्सीजन के साथ में तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, बैलेंस कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा ये। तो आप देख रहे हो ना, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, ये ब्लैक कोटिंग होती है, ब्लैक कलर होता है इसका। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड पे कॉपर मेटल पे जो कॉपर ऑक्साइड की लेयर जो चढ़ जाती है उसका कलर क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसके बाद जैसे कि अगर एक रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड जो बना है, इस कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ में। तो ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दो चीज़ बन के आएगी, कॉपर और वाटर, कॉपर एंड वाटर। तो आप जरा यहाँ से ना आप इधर नज़र मारो, ये इस पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। और ऑक्सीजन का लॉस होता है ना, इसको कहते हैं रिडक्शन। इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। ये क्या हो गया हमारा रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का। रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर। रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, प्रोडक्ट का नहीं होता। अच्छा, यहाँ से अगर इधर देखो तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि यार यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यहाँ पर, और गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो आपका जवाब होगा सर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। आपसे पूछा जाए कि रिडक्शन किसका हुआ है, तो आपका जवाब आएगा कि रिडक्शन तो कॉपर ऑक्साइड का हुआ है। ठीक है, और दो चीज़ और पूछते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो ये दो सवाल देखो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब H2 हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट और CuO हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर ऑक्साइड, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग वगैरह पहचानते हैं। एक और एग्जांपल करके देखते हैं बेटा, यहाँ पर ध्यान देना। रिएक्शन ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन
जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस में CO। तो ध्यान देना कि जिंक ऑक्साइड से जिंक, तो यहाँ पे देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रिडक्शन, इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, मतलब आपसे अगर OA पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये हो जाएगा जिसका रिडक्शन हुआ है, और आपसे अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछे तो वो हो जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब कार्बन प्रोडक्ट को नहीं छेड़ना है, ठीक है। ये वाला टॉपिक तुम्हारा ख़त्म होता है। इसके बाद देखो एक बच गया आपका कोरोजन और रेंसिडिटी, चलो इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हेडिंग लगाएंगे कोरोजन। तो कोरोजन होता है ये, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप ऑफ मेटल, it is a process of eating up of metal, और क्या बोलेंगे इसमें, and becoming oxide of that metal, ठीक है। तो धीरे धीरे मेटल जो है ना ख़त्म होती चली जाती है, ठीक है, धीरे धीरे मेटल ख़त्म होती। देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सुनो, मॉइस्चर या एसिड प्रेजेंट होना चाहिए, मॉइस्चर या फिर एसिड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, मॉइस्चर या एसिड प्रेजेंट होना चाहिए, प्लस में एयर होनी चाहिए, ठीक है। एयर माने सिंपल ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन तो ऑक्सीजन के साथ ही होगा ना। अगर इसमें से कुछ भी अगर एब्सेंट हो ना, मॉइस्चर या एसिड ना हो या फिर एयर ना हो, तो कोरोजन का प्रोसेस नहीं होगा। आयरन का कोरोजन जो होता है ना, आयरन का कोरोजन, इसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कोरोजन का सीधा सीधा मतलब होता है किसी भी मेटल का उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आयरन का केस ले तो आयरन प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाता है, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड हो गया ये, फेरिक ऑक्साइड। और ये एक तरह से रस्ट भी है, इसी को रस्ट भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रस्ट, इसी को क्या कहते हैं, रस्ट। तो कोई भी मेटल हो उसका ऑक्साइड में जो कन्वर्जन होता है, इस प्रोसेस को हम कोरोजन का प्रोसेस कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आयरन का ही हो, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो आयरन का हो, कोरोजन किसी का भी हो सकता है, कोरोजन किसी का भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रस्टिंग ऑफ आयरन तो हो ही गया, एग्जाम्पल के तौर पे रस्टिंग ऑफ आयरन हो ही गया। इसके बाद जैसे हाँ, जैसे सिल्वर है, सिल्वर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद सिल्वर ऑक्साइड हो जाता है, और ये ब्लैक कलर की कोटिंग जो है सिल्वर पे चढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद जो कॉपर जो होता है, कॉपर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर कॉपर ऑक्साइड, इसके बाद एक और चीज़ होती है, CO2 के साथ में रिएक्शन हो जाता है और कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट। तो ये तो बेटा ब्लैक कलर हो जाता है, और ये ग्रीन कलर का होता है कोटिंग। तो जब आपसे कॉपर ऑक्साइड का कलर पूछेंगे तो आप बोलेंगे ब्लैक कलर, और जब कॉपर कार्बोनेट का कलर पूछेंगे तो ग्रीन। ये बेसिक होता है, ये कैसा होता है, ये बेसिक होता है, ठीक है। कैसा होता है कॉपर कार्बोनेट, बेसिक होता है, ठीक है। तो ये देख लो अलग अलग मेटल पे अलग अलग कलर के ये कोटिंग चढ़ जाती है, ठीक है। जैसे गोल्ड पे भी ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस यही है कि कोरोजन की वजह से जो कंस्ट्रक्शंस होती है, जैसे कि कार बॉडीज़ हो गई, ब्रिजेस हो गई, आयरन की रेलिंग्स हो गई, शिप्स हो गई, इनको हर साल या फिर हर 6 महीने पे रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, और रिपेयरिंग में आपको पता है यार बहुत कॉस्ट पड़ता है। तो ये मतलब एक ऐसा हर साल इकोनॉमिकल कॉस्ट है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोजन हर साल उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डिसएडवांटेज
requirement of timely repairing of objects like यहाँ पे लिख सकते हैं कार बॉडीज़, आयरन की जो रेलिंग्स होती है घरों में हमारे ना, जो बालकनीज़ होती है, आयरन की रेलिंग, अब हालांकि अब तो यूज़ नहीं होता लेकिन पहले ज़्यादा यही यूज़ होता था। जो ब्रिजेज़ है, आयरन की ब्रिजेज़ बनती है, आयरन के मटेरियल यूज़ होते हैं। और शिप्स वगैरह हो गई, इनकी भी, ठीक है। और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एनी मेटल्स मेड अप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल, उनको रिक्वायरमेंट होती ही है, ठीक है। तो प्रिवेंशन क्या किया जा सकता है प्रिवेंशन में? तो प्रिवेंशन में बेटा देखो, एक चीज़ पहले ये पेंट वगैरह कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं कि आयरन के ऑब्जेक्ट को पेंट कर दो। दूसरी चीज़ ऑयलिंग या फिर ग्रीजिंग वगैरह किया जा सकता है, ऑयलिंग या ग्रीजिंग। चौथी चीज़ पेंटिंग हो गई, ऑयलिंग हो गई, ग्रीजिंग हो गई। इसके बाद गैल्वनाइजेशन होता है, गैल्वनाइजेशन किया जा सकता है। मतलब हर वो तरीका जिससे कांटेक्ट को आप ब्रेक कर सको, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक, ओके। इसके बाद एक आखिरी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, दैट इज रेंसिडिटी। क्या है लास्ट टॉपिक? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ये फूड से रिलेटेड होता है, ठीक है। रेंसिडिटी फूड से रिलेटेड होता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे कि कोई भी फैट और ऑयल, when fats and oil are oxidized, they become fats, and oil gets oxidized, they become rancid, they become rancid, और इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। दे बिकम रेंसिड एंड देयर टेस्ट एंड स्मेल चेंज। दिस process is called as रेंसिडिटी, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई हमारी, यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। व्हेन फॉल्स एंड ऑयल्स गेट्स ऑक्सीडाइज, दे बिकम रेंसिड एंड देयर टेस्ट एंड स्मेल भी चेंज हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो इस हाँ, इतना दूर अगर आपने देख लिया तो इसके नोट्स की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल कैमक्रश रवि सर पे जा सकते हो, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फूड से रिलेटेड है। देखो, फूड जो फैटी फूड और ऑयली फूड होता है, उसको कुछ समय के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसकी वजह से उसका टेस्ट, स्मेल वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है। तो उस प्रोसेस रेंसिड फूड हो जाता है, उसको खाने से फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। रेंसिड फूड अगर खाओगे तो उससे क्या होगा? फूड पॉइजनिंग और उल्टी वगैरह हो जाती है, वॉमिटिंग वगैरह, ठीक। तो कर क्या सकते हैं? तो प्रिवेंशन क्या है बेटा? प्रिवेंशन ये है, पहली चीज़ इसमें जो आपके पास है, जो ये जो फैटी एंड ऑयली फूड है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स मटेरियल्स होते हैं, केमिकल और नॉन नेचुरल भी होते हैं, तो उसको यूज़ करके उसको बचाया जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और दूसरा, एयर टाइट कंटेनर का यूज़ किया जा सकता है कि आप पूरी तरीके से एयर का जो कांटेक्ट है उसको आप ख़त्म कर दो, इसकी वजह से एयर ही नहीं होगा। तो एयर नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता नेचुरली। एयर टाइट कंटेनर से आप ऑक्सीडेशन को स्लो कर सकते हो, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करके ऑक्सीडेशन को स्लो कर सकते हो आप, और उसका जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ा सकते हो। उसके बाद जैसे चिप मैन्युफैक्चर जो है, चिप मैन्युफैक्चर या फिर चिप पैकेट्स लिख देते सीधा,
chip packets are sealed under नाइट्रोजन गैस N2 गैस, क्योंकि N2 गैस है ना नॉन रिएक्टिव होती है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, तो एयर की बजाय नाइट्रोजन गैस या फिर कभी कभी आर्गन गैस को भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, आर्गन गैस, सो दैट कि ऑक्सीडेशन ना हो। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल केमिकल्स आते हैं, उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। ब्लू क्वेश्चन और एक्सरसाइज के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और चैप्टर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।